बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमने इससे पहले 2-3 लेक्चर जो है ये कंसेक्टिव इस कोरोना वायरस वाले डेज़ में जो है वो डिलीवर किए थे। उस दौरान हमें जो है वो एक लेक्चर के मतलब मुसलसल जो है वो ईमेल्स भी आ रही थी और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि जो क्रिश्चियन डिवोर्स है इसके मतलब तफसील से बात की जाए और स्पेशली हुल्ला और क्रिश्चियन डेजोलेशन ऑफ मैरिज के मतलब जो है ये तफसीलन जो है वो सारी बात की जाए। अच्छा, हम मुहसन जो है वो हुल्ला के मतलब जो है वो बताते जाएँ कि जो फैमिली लाज है 1964 का वो हुल्ला को डील करता है। उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई मुस्लिम खातून जो है वो अपने खावंद से तलाक लेना चाहती है तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगी और वहाँ पे जाके जो है वो सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेस ऑफ हुल्ला फाइल करेगी और उसमें जो है वो उसको अपना 25% प्राम डावर और जो फिक्स डावर है वो छोड़ना पड़ेगा और कोर्ट उसको जो है वो हुल्ला ग्रांट कर देगी। इसमें जो है वो कोर्ट जिस वक्त एक दावा दायर होता है तो कोर्ट उसमें एक रिकांसलेशन के लिए डेट मुकर्रर फरमाती है। उस तारीख को दोनों जो है ये वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों कोर्ट में पेश होती हैं और प्लेंटिफ से पूछ जाता है और अगर वो ये कहेगी मैं किसी सूरत में भी खामन के साथ नहीं रह सकती तो कोर्ट जो है वो उसी दिन उसके जो सूट फॉर डेजोलेशन है वो डिग्री करके दोनों की जो है वो मैरिज डिसॉल्व कर देती है। अब सवाल ये था कि क्या यही प्रोसेस जो है यही प्रोसीजर जो है ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए भी है। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि ऐसा हरगज़ नहीं है। जो डिवोर्स एक्ट 1969 है वो डील करता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कि अगर उन्होंने डिवोर्स लेनी हो तो वो फिर डिवोर्स एक्ट 1969 के तहत जो है वो अप्लाई करेंगे और उसके लिए जो फोरम जो है वो फैमिली कोर्ट नहीं बल्कि सिविल कोर्ट है। अब देखना ये है कि क्या दोनों स्पाउसेस को जो मियाँ बीवी हैं दोनों को तलाक लेने के लिए एक सा फार्मूला है या अलग अलग हैं। अगर तो पहली बात तो ये है कि दोनों में से जिसने भी तलाक लेनी है उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मुस्लिम फैमिली लॉज की तरह नहीं है कि हामन जो है ना वो डिवोर्स कह के जो है वो बीवी को अपनी जोजियत से अलग कर देता है। यहाँ पे ऐसा हरगज़ नहीं। यहाँ पे अगर हामन को भी जो है वो डिवोर्स लेनी है तो वो भी जो है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज अप्लाई करेगा, फिर जो है उसकी मैरिज डिसॉल्व होगी। अब जो इसकी ग्राउंड्स हैं कि वो किन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज फाइल करेगा, इसकी ग्राउंड जो हैं ये 3 सेक्शन के अंदर बयान की गई हैं कि 3 सेक्शन के तौर पे 3 सेक्शन में ये बयान है कि आपने किस तरह जो है वो डिवोर्स लेनी है। सबसे पहले सेक्शन 10 का हम जिक्र करते हैं। सेक्शन 10 जो है इसमें जो मेजर ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर स्पाउसेस जो हैं वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये एलिगेशन लगाना है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो डिफेंडेंट है, वो किसी अडल्ट्री में इन्वॉल्व हुआ है, वो गिल्टी ऑफ एनी अडल्ट्री है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अब उसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। लिहाजा जो है वो हमारी जो मैरिज है इसको डिसॉल्व फरमाया जाए। एक तो ग्राउंड इसकी ये हो गई। और दूसरा, अगर कोई खामन जो है जो वो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है तो उस सूरत में भी वो जो उसकी बीवी है वो उसको दावत देगा कि आप इस्लाम में आ जाएं। अगर वो इस्लाम में नहीं आती तो उनकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उस बीवी को जो है फिर भी सिविल कोर्ट से सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज की डिग्री लेनी होगी। अगर वो फर्दर कहीं दूसरी जगह शादी करती है तो उसमें वो ये ग्राउंड लेगी कि चूंकि मेरा हामन जो है वो अब क्रिश्चियनिटी से किसी दीगर मज़हब में कन्वर्ट हो गया है तो लिहाजा अब मेरा उसके साथ रहना नामुमकिन है, तो मुझे जो है मेरी सूट को डिग्री फरमाया जाए और मेरी मैरिज डिसॉल्व फरमा जाए। तो कोर्ट इस ग्राउंड के ऊपर भी उसकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व फरमा देगी। या अगर किसी बंदे ने किसी और खातून के साथ शादी कर ली है तो इस सूरत में भी वो खातून जो है वो उसके खिलाफ सूट फॉर डेजोलेशन मैरिज फाइल करेगी कि अब वो उसने चूंकि किसी और शख्स के साथ और किसी और खातून के साथ भी शादी कर ली है तो उसके साथ मेरा नबा नामुमकिन है, तो मेरी मैरिज जो है वो डिसॉल्व फरमा दी जाए। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं मेन
सेक्शन 10 के अंदर, जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो कोर्ट उनकी मैरिज जो है वो डिज़ोल्व कर सकती है। अब उसके बाद जो है वो सेक्शन 18 जो है वो इसका दूसरा सेक्शन है, जिसके मतलब जो है वो मैरिज किस तरह ख़त्म की जा सकती है। तो वो डिवोर्स का सेक्शन नहीं है, बल्कि वो अनलमेंट ऑफ मैरिज है कि मैरिज को किस तरह जो है वो न्यूलीफाई और वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो सेक्शन 19 में बयान की गई हैं, जो डिवोर्स एक्ट 1969 है, कि आप उन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो फिर सिविल कोर्ट में जा सकती हैं और अपनी मैरिज को वाइड या न्यूलीफाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली ग्राउंड जो है वो ये है कि अगर जो प्लेंटिफ है, यानी कि जो खातून है, वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो उसका हस्बैंड है वो इम्पोर्टेंट है, वो जो है वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो जो हुकूक ज़ौजियत अदा कर सके, तो उस ग्राउंड के ऊपर भी जो है वो अपनी मैरिज को अनल करवा सकती है, अपनी मैरिज को ख़त्म करवा सकती है और उसको वाइड डिक्लेयर करवा सकती है। या दूसरी जो है इसमें ग्राउंड ये है कि अगर वो जो दोनों जो स्पाउसेस हैं वो एक ही खून से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनके मतलब ये है कि विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ कॉन्सिक्वेंटी, यानी कि वो एक ही खून से दोनों जो हैं ये बिलोंग करती हैं, वो दे आर जस्ट लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या इस तरह का और करीबी रिश्ता हो सकता है, जैसे माँ और बेटे का, या कोई भी ऐसा रिश्ता है कि जो कि हम खून में इन्वॉल्व हो, तो उस सूरत में भी वो ये कह सकते हैं कि चूँकि ये लीगली वेडेड नहीं है तो इसको डिज़ोल्व किया जाए। और तीसरी जो है इसमें ग्राउंड वो ये है कि अगर दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो लुनेटिक है या इडियट है, तो उस सूरत में भी वो ये कह सकते हैं कि चूँकि एक इडियट और लुनेटिक शख्स के साथ रहना नामुमकिन है, तो हमारी मैरिज को डिज़ोल्व की जाए, हमारी मैरिज को अनल किया जाए, ख़त्म किया जाए, या इसको वाइड डिक्लेयर किया जाए। और इसमें जो चौथी किस्म है वो ये है कि जिस वक्त उनकी शादी हुई थी उसके बाद पता चले कि उनका साबका हामंद या बीवी दोनों का जो है वो उस वक्त हयात थे, लेकिन वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और उन्होंने एक नई मैरिज कर दी, तो इस बात की बुनियाद के ऊपर भी उनकी मैरिज जो है वो नल की जा सकती है। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं। टू कैप्चुलेट द 4 ग्राउंड्स, लेट मी टेल यू अगेन वन बाय वन के नंबर 1 के इम्पोर्टेंट, नंबर 2 के वो प्रोहिबिटेड डिग्री में जो है वो फॉल नहीं करते, वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो खाम खून हैं, और तीसरी जो है वन ऑफ देम इज़ लुनेटिक और इडियट, एंड फोर्थ इज़ कि एट द टाइम ऑफ मैरिज उनका जो प्रीवियस हस्बैंड और वाइफ जो है दे आर लाइव्ड। तो ये थी वो 4 ग्राउंड्स जो आप सेक्शन 18 के तहत जो है वो नलमेड का सूट फाइल कर सकते हैं और अपनी मैरिज जो है वो अनल करवा सकते हैं क्रिश्चियन लॉ के तहत। अच्छा, अब इसमें एक सेक्शन जो है वो 22 है, ये जुडिशियल सेपरेशन का जो है वो सेक्शन है कि इसके तहत आप जुडिशली जो है वो सेपरेशन मांग सकते हैं। उसमें भी 3 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आप जुडिशियल सेपरेशन मांग सकते हैं। उसकी पहली ग्राउंड जो है वो वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी, यानी कि अडल्ट्री वाली, जिसको हम तफसील के साथ बात कर चुके हैं कि अगर किसी कोई दोनों में से कोई एक गिल्टी ऑफ अडल्ट्री है तो इस एलिगेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो जुडिशियल सेपरेशन हासिल की जा सकती है। और दूसरा इसमें जो है जो कि बहुत अहम है वो है क्रुएल्टी, कि क्रुएल्टी अगर दोनों में से कोई एक किसी के साथ ज़्यादती करता है तो उस बुनियाद के ऊपर भी जो है वो जो है जुडिशियल सेपरेशन मांगी जा सकती है। अब क्रुएल्टी जो है ये फिजिकली भी है और मेंटली भी है। अगर किसी को मेंटली जो है वो टॉर्चर करता है या फिजिकली टॉर्चर करता है, तो दोनों ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो दोनों ग्राउंड जो है वो क्रुएल्टी में फॉल करती हैं और आप जो है वो जुडिशियल सेपरेशन मांग सकती हैं। और तीसरी ये है कि दोनों में से कोई एक जो है वो 2 साल बगैर किसी वजह के 2 साल तक जो है वो एक दूसरे से लग रहता है, उसकी कोई प्लाजिबल रीज़न नहीं है एक दूसरे के साथ से लग रहने की, और वो एक दूसरे से लग रहता है, तो उस बुनियाद के ऊपर भी आप जो है वो जुडिशियल सेपरेशन मांग सकती हैं। अच्छा, अब बहुत ही अहम बात ये है कि ये जो तीनों किस्म की डिग्रीज़ हैं जिनके तहत जो है वो मैरिज जो है एक दूसरे से मैरिज जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है, ये सारी जो हैं ये डिग्री निसी कहलाती हैं, यानी कि ऐसी डिग्रीज़ जिनको आर्जी डिग्रीज़ कहते हैं। उसके लिए 6 माह का टाइम उन्होंने मुकर्रर किया है इस एक्ट ने, कि 6 माह तक जो है वो डिग्री निसी रहेगी, यानी कि 6 माह के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। 6 माह तक जो है वो उसका टाइम फ्रेमवर्क है, लेकिन जैसे ही 6 माह गुजरेंगे तो वो
جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی، وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اور وہ جو ہے وہ اس کا عمل درآمد ہو جائے گا، اور وہ میرج جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی۔ یہ تھا میرے بھائیو وہ 3 دفعات جن کے تحت جو ہے وہ یہ میرج جو ہے وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جوڈیشل ڈیسیژنس کی طرف، کہ اس کے متعلق جو ہے اہم فیصلے جو ہیں وہ کیا ہوئے۔ تو اس میں 2 اہم فیصلے جو ہیں وہ ہم آج کی اس نشست میں ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ PLD 2017 لاہور پیج 610۔ اس میں یہ ہوا کہ اس میں ایک بندے نے ڈائریکٹ جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی، اور اس پٹیشن کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ڈیورس ایکٹ 1969 ہے، اس کا جو سیکشن 7 ہے، اس کو رپیل کر دیا گیا ہے۔ اس کو جو ہے وہ ریسٹور ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے وہ رپیل کیا تھا، اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی رپیل کرنے کی، اور اس کو رپیل کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ والی پریکٹس جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ اس میں جو ہے وہ جو میٹریمونیل کازز ایکٹ 1973 تھا، اس کا حوالہ ہے اس میں کہ اگر وہ ساری گراؤنڈز بھی ہوں تو جو میرج بٹوین دی اسپاؤسز ہے وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ تو یہ میٹر جو ہے یہ آنریبل ہائی کورٹ میں گیا۔ آنریبل ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں جو ہے یہ جو کرسچن کلرجیز تھے، جتنے ان کے پادریز تھے، ان کو جو ہے وہ طلب کیا، ان کو سماعت کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرلز کو سماعت کیا، پھر اس کے بعد ایمیکس کیوریز کو جو ہے وہ سماعت کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو سیکشن 7 کو رپیل کیا گیا ہے وہ غلط رپیل کیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کو ریسٹور کرنے کا آرڈر کر دیا۔ اور اس کے تحت اب جو ہے وہ اس ججمنٹ کے بعد PLD 2017 لاہور پیج 610 کے بعد جو ہے وہ تیسری گراؤنڈ جو ہے لوگوں کو حاصل ہو گئی، جو کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ سیکشن 7 کی ہو گئی، کہ وہ سیکشن 7 کے تحت بھی جو ہے وہ ڈیورس اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جو سیکشن 7 کے اندر جو ہے وہ جو گراؤنڈز ان کو ملی PLD 217 لاہور پیج 610 کے تحت، اب ہم ان کا بھی ایک ایک کر کے جو ہے وہ ذکر کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سی گراؤنڈز اضافی ہیں، کہ جو سیکشن 7 کے ریوالو ہونے کے بعد، اس کے دوبارہ پیدا ہونے کے بعد، اس کے ری جنریٹ ہونے کے بعد جو ہیں وہ کرسچن کمیونٹی میں سے وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا جی کہ جو میٹریمونیل کازز ایکٹ 1973 ہے UK کا، وہ جو ہے سارا ایکٹ یہاں بھی اپلائی ہوگا۔ تو اس میں یہ تھا کہ میرج جو ہے یہ کس طرح جو ہے وہ مابین اسپاؤسز جو ہے وہ بریک آؤٹ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں بھی وہی تھا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی اڈلٹری کا ایلیگیشن ہے تو وہ میرج اس بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس میں جو دوسرا یہ تھا کہ اگر اسپاؤسز میں سے کسی ایک نے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا بہیو کیا ہے کہ جو ایک نارمل شخص نہیں کر سکتا، تو اس گراؤنڈز کے اوپر بھی جو ہے وہ سپریشن یا ڈیزولیشن آف میرج جو ہے وہ سول کورٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں جو تیسری گراؤنڈ یہ تھی کہ اگر اسپاؤسز میں سے کسی ایک نے کسی کو 2 سال کے لیے جو ہے وہ اپنے سے الگ کر دیا ہے، اور پھر اس کی کوئی جو ہے وہ اتا پتہ نہیں لیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو چوتھی قسم تھی وہ یہ تھی کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے لگ رہا ہے، اور 2 سال تک ایک دوسرے کا کسی نے کوئی اتا پتہ نہیں لیا، اور جو رسپونڈنٹ ہے اس کی یہ کانسنٹ ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرج ڈیزالو ہو جائے، تو اس صورت میں بھی میرج ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اور اس کا جو آخری پارٹ ہے 5، وہ یہ تھا کہ اگر 5 سال تک جو ہے یہ اسپاؤسز ایک دوسرے سے لگ رہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپ سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج فائل کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی جو ہے وہ میرج ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو تھا وہ PLD 2017 لاہور پیج 610 تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور ججمنٹ آئی PLD 2020 لاہور پیج 160۔ اس میں جو ہے ایک خاتون نے جو ہے وہ ایک اپنے خاوند کی اوپر یہ ایلیگیشن لگایا کہ اس کے جو ہے وہ فلاں خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور میں نے اس کو خود سنا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ امورل گفتگو کی ہے، تو لہٰذا میری میرج جو ہے اس کے ساتھ ڈیزالو کی جائے، اور ساتھ میرا جو ہے وہ سامان جیز جو ہے وہ مجھے دیا جائے۔ اچھا، اب سول کورٹ نے کیا کہ اس کی میرج ڈیزالو کرنے کی حد تک دعویٰ اس کا خارج کر دیا، اور یہ گراؤنڈ لی کہ چونکہ آپ نے جو الزام جو ہے وہ مدعا کے خلاف لگایا ہے کہ اس کے کسی دیگر خاتون کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے ریلیشنز ہیں، وہ آپ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہیں، لہٰذا اس حد تک آپ کا دعویٰ خارج کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو دعویٰ تھا
डाउरी आर्टिकल्स की हद तक वो डिग्री हो गया। अब उसके बाद उस खातून ने अपील फाइल की, और अपील जो है वो फाजिल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास लगी। तो फाजिल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो है वो खातून की इस बात को तस्लीम कर लिया, और ये कहा कि जब एक खातून अपने मुंह से कहती है कि मेरा हामन जो है वो फलां खातून के साथ जो है उसके इस तरह के रिलेशंस हैं, तो इसमें ज़ाहिर है कोई सच्ची बात होगी, झूठ तो हो नहीं सकता। तो इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उसकी अपील मंजूर कर ली, और उसका दावा जो है वो डिग्री थमा दिया। अब उस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो हामन हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में जाके ये लॉ लेड ऑन हुआ, और जहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंपल ये कहने से कि मेरे हामन के किसी खातून के साथ जो है वो इस तरह के तुल्कात हैं, इससे जो है वो अडल्ट्री साबित नहीं होती। उसके लिए जो है वो कंक्रीट किस्म का एविडेंस चाहिए जिससे ये साबित हो कि वो इस तरह की किसी इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि आपने वो जो अडल्ट्री का एलिगेशन है वो साबित नहीं किया, लिहाजा जो है वो आपका दावा डिग्री नहीं किया जाता, आपका दावा खारिज किया जाता है। तो वहाँ पे जो है वो उनके काउंसिल ने ये कहा कि ऑलरेडी इसमें जो है वो PLD 217 लाहौर 610 वाला लॉ लेड ऑन हो गया है, और हमें सेक्शन 7 की सारी ग्राउंड्स भी अब हासिल हैं। तो फिर उस पॉइंट के ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहा कि नो डाउट कि सेक्शन 7 जो है वो रीजनरेट हो गया है, रिवॉल्व हो गया है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपने दावे में वो ग्राउंड ही नहीं लिया सी, आपने अपने दावे में सिर्फ एक ही ग्राउंड ली थी कि मेरा हामन जो है वो अडल्ट्री का अंडर में इन्वॉल्व था, या वो गिल्टी ऑफ अडल्ट्री है। तो अब आपने सिर्फ यही साबित करना था, या तो आप उसमें जो है वो ग्राउंड ली जाती और फिर उस ग्राउंड को साबित करते, तो फिर हम जो है वो सेक्शन 7 की बात की हद तक बात को दुरुस्त मानते हुए दावा डिग्री शुमार दी। तो इस बुनियाद के ऊपर उसका दावा जो है वो खारिज हो गया। तो मेरे भाइयों ये था सारा कुछ जो हमने जो क्रिश्चियन रेजोल्यूशन मैरिज के मतलब जो है वो तफसील के साथ बात की है। अगर इसके मतलब किसी भाई को सवाल हो तो हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो उसका तफसीलन जो है वो 1 by 1 करके जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।